हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, हमने पिछली वाली क्लास में तरंग का सिद्धांत पढ़ा हुआ था। आज हम लोग जो है हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक ना। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या होता है, आज हम लोग इसके विषय में सीखने वाले हैं। और ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। मुश्किल से 10-12 मिनट की क्लास होने वाली है और उस 10-12 मिनट की क्लास में आपके लिए 2 नंबर और 3 नंबर, कभी 2 नंबर में या 3 नंबर में 3 परिकल्पनाएं इन्होंने दिया हुआ है। तो आपका 3 नंबर में क्वेश्चन एकदम फिक्स रहता है। तो 10-12 मिनट बढ़िया से पढ़िए और 3 नंबर ले जाइए। क्या मज़ा है ना। तो क्लास को बढ़िया से देखिए एकदम ईमानदारी के साथ, और जो नोट्स बना रहे हैं नोट्स बनाते चलिए। जब नोट्स बनाए रहेंगे ना तो भाई आपको चीज़ों को समझने में बहुत आसानी होगा। और चीज़ों को मैं देखो इस समय लिख भी दे रहा हूँ ताकि आपको नोट करने में कोई दिक्कत ना हो। मुझे दिक्कत बड़ी सी होती है इतना सब चीज़ लिखने में, लेकिन आपके लिए दिक्कत ना हो इसलिए सब कुछ नोट करके लेकर आता हूँ, ठीक है। तो अब देखो भाई, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत आपने सीखा। एक बार मैं चाहता हूँ हाइगेंस का तरंग सिद्धांत एक बार फिर से आपको सुनाऊँ ताकि आपको सुनते सुनते याद हो जाए। सुनते सुनते जब याद हो जाता है ना तो आप बड़े खुश रहते हो, कहते वाह सर गजब मज़ा आ गया। हमने पिछले क्लास से पढ़ा हुआ था, कुछ थोड़ा सा डाउट था, आपने फिर बता दिया, एकदम ताज़ा हो गया। तो ताज़ा करते हैं पहले हाइगेंस का तरंग सिद्धांत को। तो हाइगेंस ने बताया कि कोई भी प्रकाश स्रोत है, देखो भाई ऐसे समझना है, ये कहा है कोनो प्रकाश स्रोत है। अगर ये कोनो प्रकाश स्रोत है तो ये कहा देगा, प्रकाश देगा, लेकिन जो प्रकाश देगा वह तरंगों के रूप में देगा। हाइगेंस ने बताया किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। किसके रूप में आगे बढ़ता है? तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। और तरंगों को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए हाइगेंस भैया ने एक काल्पनिक माध्यम ईथर की कल्पना कर ली और बताया कि जो ईथर होता है वह क्या होता है? भारहीन होता है और सभी पदार्थों में प्रवेश कर सकता है। और तरंग संचरण के लिए जो इसमें गुण होने चाहिए वह सभी गुण इसमें विद्यमान रहता है। बस यही है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। अब बताओ, अभी भी अगर याद ना हो पाया रहा हो तो फिर बेकार है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड आपका है हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, जो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो अब हाइगेंस ने अपने द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में कुछ परिकल्पनाएं दी, कुछ बातें बताई, उसी को परिकल्पना कह देते हैं। वो परिकल्पनाएं, वो बातें क्या क्या बताई, वही तो हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है। पहला परिकल्पना, हाइगेंस ने बताया कि अगर कोई प्रकाश स्रोत है, उस प्रकाश स्रोत से प्रकाश उत्सर्जित होगा और किसके रूप में? तरंगों के रूप में आगे बढ़ेगा। तरंगों के रूप में, ये देखो प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश ये तरंगों के रूप में क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है। जब तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है तो भाई इधर क्या है? पूरा माध्यम है। क्या है? माध्यम है। जो तरंग है वह तरंग माध्यम के कणों से टकराएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और माध्यम के कणों से जब टकराएगा तो कण में क्या उत्पन्न करेगा? कंपन उत्पन्न करेगा। अगर वो जो कण में कंपन उत्पन्न हुआ है उस माध्यम में, अगर मान लो भाई ये पूरा हमारा माध्यम है, उस माध्यम में हमने ये कोई पृष्ठ खींचा, कोई काल्पनिक पृष्ठ कल्पना कर ली, उस काल्पनिक पृष्ठ पर जितने भी कण हों, जितने भी सारे ढेर सारे कण होंगे पृष्ठ पर, वो सभी कण कंपन की समान कला में हो तो वह पृष्ठ तरंगाग्र कहलाता है। ये चीज हमने तरंगाग्र की परिभाषा में आपको पिछले ही क्लास में बताया हुआ था। तरंगाग्र की परिभाषा में यही बताया और वही चीज आपको हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की पहली परिकल्पना बन गई। मतलब आपको ये पहली परिकल्पना जो इतना बड़ा हमने लिखा वो पहले ही से याद है कि किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है और माध्यम के कणों से टकराकर उसमें कंपन उत्पन्न करता है। और उस माध्यम में अगर हम कोई पृष्ठ खींच दें और उस पर जितने भी कण हों वह सभी कण कंपन की समान कला में हो तो वही पृष्ठ क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। वही पृष्ठ क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। याद हो गया कि नहीं? एकदम बढ़िया, समझ भी आ गया होगा, याद भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। क्लास देखते देखते याद कर डालो, ठीक ना। क्लास देखते देखते अगर चीज़ याद हो जा रही फिर क्या मजा है, ठीक है। तो ये तरंगाग्र क्या हो गया, ये भी पहले से याद था और यहाँ भी और याद हो गया। और साथ ही साथ हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं की पहली परिकल्पना भी आपको याद हो गई। दूसरी परिकल्पना में उन्होंने क्या बताया कि जो जितने भी कण है, मालूम मैंने कुछ कण कम कर दिया, ढेर सारे कण लिख दिए ना। देखो भाई मैंने एक कण कुछ कम कर दिया, लो भाई एक कण,
ये कण है, ये जो तरंगाग्र है, तरंगाग्र पे जो कण है, ध्यान सुनो भाई, जो तरंगाग्र के जो कण है वह कण खुद एक तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं। तरंग स्रोत की भांति अगर ये कण व्यवहार करेगा तो इस कण से क्या निकलेंगी? तरंगे निकलेंगी भाई, क्योंकि ये तरंग स्रोत की भांति व्यवहार कर रहा है ना, तो इससे क्या निकलेंगी? तरंगे निकलेंगी। ये देखो तरंगे, ये तरंगे निकल रही है, ये तरंग, ये कण खुद तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करेगा, इससे भी क्या निकलेंगी? तरंगे निकलेंगी। क्या निकलेंगी? तरंगे निकलेंगी। तो उन्होंने अपने दूसरी परिकल्पना में बताया कि तरंगाग्र पर स्थित सभी कण, जो तरंगाग्र है उस तरंगाग्र पर स्थित सभी कण, जितने भी कण रहेंगे, खुद एक तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं, खुद तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं, और इनसे निकलने वाली जो तरंगे होती हैं उन्हीं तरंगों को हम लोग द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। क्या कहते हैं? इनसे निकलने वाली तरंग द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाती हैं। मजे की बात दोस्तों ये है कि जो द्वितीयक तरंगिकाओं की चाल होती है ना, ऐसा नहीं है कि पहले स्रोत से जो तरंगे निकला उससे हमारा एक तरंगाग्र बना, अब जो इस तरंगाग्र पर जो कण है उनसे तरंगे निकलेंगे, उनकी चाल कुछ कम हो जाएगी, फिर चाल कम होगी, ऐसा नहीं है। ये जो द्वितीयक तरंगिकाओं की जो चाल होती है ना, वो चाल वही होती है जिस चाल से इस वाले स्रोत से, जो प्राथमिक स्रोत है, जो पहला स्रोत है, उससे जो चाल, इससे जो चाल है, वही चाल जो इनकी है वही चाल इनकी भी रहती है। मतलब द्वितीयक तरंगिकाओं की चाल वही रहती है जिस चाल से पहले तरंगे आई हुई होती हैं। देखो ये चीज लिखा हुआ है, ये तरंगे माध्यम में उसी चाल से आगे बढ़ती हैं जिस चाल से पहले तरंगे, ये पहले तरंगे आई हुई होती हैं। जिस चाल से पहले तरंगे आई हुई होती हैं उसी चाल से ये द्वितीयक तरंगिकाएं माध्यम में आगे बढ़ती हैं। ठीक। तीसरी परिकल्पना क्या है? किसी क्षण द्वितीयक तरंगिकाओं के पृष्ठ पर, अब ये द्वितीयक तरंगिका ये निकली, द्वितीयक तरंगिका ये निकली, ये सारी क्या कहलाएंगी? द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाएंगी। इनके पृष्ठ पर अगर कोई स्पर्शी खींच दें, ये जो स्पर्शी खींचा गया है वह स्पर्शी एक नया तरंगाग्र की स्थिति को दर्शाता है। किसी क्षण द्वितीयक तरंगिकाओं के पृष्ठ पर जो खींची गई स्पर्श रेखा होती है वह नए तरंगाग्र की स्थिति, पोजीशन को दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये रहा हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को सुनते सुनते, समझते समझते एकदम याद हो गया होगा, मक्खन हो गया होगा एकदम बढ़िया तरीके से। अब देखो यहाँ पे फिगर हमने क्या बना दिया, ये हमारा कोई प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत बिंदुवत है, पास में है, तो इसके द्वारा जो तरंगाग्र बना है इसको हमने नाम रखा ए बी। ये जो तरंगाग्र बना है इसको हम लोग बोलेंगे गोलीय तरंगाग्र। क्या बोलेंगे? गोलीय तरंगाग्र। अब इस गोलीय तरंगाग्र जो बना हुआ है, ये ए बी हमारा गोलीय तरंगाग्र है। इस गोलीय तरंगाग्र के जो पृष्ठ पर स्पर्श रेखा खींचा जाता है वह नया तरंगाग्र कहलाता है। अब जो नया तरंगाग्र बनेगा वह नया तरंगाग्र, देखो ये हो गया नया तरंगाग्र। ये पीछे वाले तरंगाग्र को नहीं लिया जाता है। क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि अगली क्लास में हमने एक नोट पॉइंट बताया था कि जो किसी समांग माध्यम में जो तरंग का तरंगाग्र होता है, जो तरंग का, इस तरंग का जो तरंगाग्र बना, ये जो तरंगाग्र होता है वह क्या होता है? तरंग संचरण के लंबवत होता है, आगे की दिशा में होता है। तरंग संचरण के लंबवत होता है और तरंग संचरण के आगे की दिशा में होता है। पीछे वाला हम लोग नहीं लेते हैं, ये हाइगेंस ने बताया हुआ था। अच्छा, वही अगर प्रकाश स्रोत, ये देखो अगर समतल हो जाए, प्रकाश स्रोत दूर से, अगर प्रकाश स्रोत हमारे दूर हैं, वहाँ से दूर जब रहेगा तो वहाँ जो प्रकाश किरणें आती हैं समांतर आती हैं, और समांतर किरणें आ रही हैं तो उनके द्वारा जो तरंगाग्र बनता है वह कौन सा तरंगाग्र बनता है? समतल तरंगाग्र बनता है। पास में हो तो गोलीय तरंगाग्र, दूर हो तो समतल तरंगाग्र। ठीक है ना। और अगर केवल प्रकाश स्रोत अपने वक्रपृष्ठ से प्रकाश दे रहा हो, इससे नहीं दे रहा हो, इससे नहीं दे रहा, केवल इससे दे रहा हो, वक्रपृष्ठ दे रहा हो, तो वहाँ पे बेलनाकार तरंगाग्र बन जाता है। तो यहाँ पे जो तरंगाग्र बन गया है ये समतल तरंगाग्र बन गया है, ये गोलीय तरंगाग्र बन गया है। ये फिगर आपको बना देना है, बाकी ये तीनों पॉइंट आपको लिख देना है। आपको 3 नंबर से कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक ना, 3 नंबर से आपको कोई रोक ही नहीं सकता। ये तीनों परिकल्पनाएं बस आपको याद हो। मैं एक बार फिर से मोटा मोटा बता रहा हूँ कि कोई प्रकाश स्रोत है, उस प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश निकलेंगी तरंगों के रूप में निकलेंगी और माध्यम के कणों से टकराकर
उसमें कंपन उत्पन्न करेंगी। और अगर उस माध्यम में कोनो पृष्ठ हम खींच दें जिस पर स्थित सभी कण कंपन के समान काला में हो जाए तो वह पृष्ठ तरंगाग्र कहलाता है। अब तरंगाग्र पर जितने भी कण होंगे वह कण खुद एक तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे और इनसे निकलने वाली तरंगें द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाती हैं और ये माध्यम में उसी चाल से आगे बढ़ती हैं जिस चाल से पहले तरंगें उस पर आई हुई हैं। और इन द्वितीयक तरंगिकाओं के पृष्ठ पर जो स्पर्श रेखा खींच दिया जाता है वह एक नए तरंगाग्र की पोजीशन को दर्शाता है। बस बाकी फिगर उम्मीद है याद हो गया होगा एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, कभी कभी एक नंबर पूछ लेता है कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की सफलताएं क्या हैं और विफलताएं क्या हैं। सफलताएं क्या हैं और विफलताएं क्या हैं, तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से सफलताएं कि प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, साथ ही साथ व्यतिकरण और विवर्तन की व्याख्या की गई। बस यही सफलता हो गई। क्या क्या? हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या की गई, साथ ही साथ विवर्तन और व्यतिकरण की व्याख्या की गई। बस सफलता हो गया। असफलता क्या है? असफलता हमने बताया ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि हाइगेंस ने प्रकाश को अनुदैर्ध्य मान लिया था। अगर यही अनुप्रस्थ मान लिए होते तो ध्रुवण की व्याख्या हो पाती, तो ध्रुवण की व्याख्या नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि हाइगेंस ने प्रकाश को अनुदैर्ध्य मान लिया था, पहला। दूसरी गलती क्या पाई गई? दूसरा क्या असफल हुआ कि जो ईथर की परिकल्पना कर ली गई, ईथर की परिकल्पना को गलत साबित बाद में पाया गया, क्योंकि ईथर जो मान लिया गया वो गलत मान लिया गया है। 2 हो गया। तीसरा कह सकते हो, आगे हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाया। ये हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाया। बस ये 3 विफलताएं और 2 सफलताएं। सफलताओं में परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या, व्यतिकरण और विवर्तन की व्याख्या। विफलताओं में ईथर को गलत माना गया, प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर पाए अनुदैर्ध्य मानने की वजह से, और प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं हो पाई, ध्रुवण की व्याख्या नहीं हो पाई, ईथर को गलत माना गया। बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब इतनी चीज़ें आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए। अब मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। ये दोनों टॉपिक हम लोग एक ही क्लास में सीखेंगे, ताकि अगर एक चीज़ आप लोग देख लोगे ना, दूसरा आप वैसे ही एकदम सेम टू सेम होने वाला है। अगली क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है और उस क्लास से आपको 3-4 नंबर के क्वेश्चंस, मतलब वो टॉपिक जो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं से प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन की जो चीज़ पूछी जाती है वो आपके लिए एकदम आनी चाहिए, और वो एग्जाम में कई बार छपा हुआ है। तो ये चीज़ और वो चीज़ आप बढ़िया से तैयार कर लोगे तो आपका ये चैप्टर पे पूरी पकड़ अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आपको उस वाली क्लास में जिसमें हम लोग सीखेंगे परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या, ठीक है। आप लोग ऐसे ही मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई लिखाई शानदार जबरदस्त तरीके से करते रहो। चलो भाई सबको बाय बाय।